Namaskar, hello and welcome to Borthakur IAS Academy's official YouTube channel. My name is Antara Bhoya और आज के इस सेशन में हम 14 अप्रैल 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेंस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन इस सेशन में मिलेगा। मैप ऑफ द डे और टेबल ऑफ द डे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का एक स्नैपशॉट जिसमें से हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। गुड्स एक्सपोर्ट्स grew 6%, imports 16.5% in 2022-23, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि जो भी गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग इंपोर्ट को मतलब बाहर से इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कोई चीज़ अगर हम लोग ख़रीद रहे हैं, बाहर से परचेस कर रहे हैं, बदले में क्या देना पड़ेगा? डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो डॉलर कंट्री के बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए इंपोर्ट्स जो है वो अपना मिनिमम रखना चाहिए आइडियली, और एक्सपोर्ट्स को हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। इससे क्या होता है? ट्रेड सरप्लस पे हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो माइनस में हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बीबीसी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस अंडर ईडी स्कैनर। अभी इसमें शायद और आर्टिकल्स आएंगे तो उसके बाद हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि आज बिहू भी है, সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো। हैप्पी बिहू टू ऑल ऑफ यू एंड with that there is an exam point of view important topic as well, that is Assam enters Guinness Book of World Records with the largest bihu performance in single venue। यहाँ पे असम में क्या हुआ है? अभी एक सिंगल वेन्यू में हुरुहोजाई स्टेडियमत হৈছিলে যোৱাকালি ৰাতি। एक सिंगल वेन्यू में 11,000 परफॉर्मर्स ने यहाँ पे बिहू परफॉर्म किया है, विच इज़ द हाइएस्ट number of performers of bihu in one single event, and that is why got the Guinness Book of World Records में place। okay, so that is why this becomes important। please note ये किस डेट को हुआ, तो फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ये 13 अप्रैल 2023 को हुआ। कभी पूछा जा सकता है ऐसे इन्फॉर्मेशन में जहाँ पे आपका एक कहिए सिंपल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे है वहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 14 में आप मत कंफ्यूज हो जाइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 2023। आगे चलते हैं। आज 14 अप्रैल 2023 को 2 PM में, जैसे आप इस स्नैपशॉट पे देख पा रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में भी ये आर्टिकल आपका ये पूरा फ्रंट पेज कवर होके ये आपका छपा है। सो दिस इज़ बेसिकली एज यू कैन सी द स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यहाँ पे एक स्टैचू जो कि 125 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर स्नैपशॉट में से। हालांकि अगर आपको 125 फीट ऑप्शंस में ना दिखे तो हो जाएगा 175 फीट स्टैचू। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि 125 फीट प्लस 50 फीट का एक वहाँ पे पेडिस्टल है, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें साथ में तो ये 175 फीट पहुँच जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे, 125 प्लस 50 फीट का एक पेडिस्टल है। ओके, सो टोटल कितना है? 175 फीट का स्टैचू यहाँ पे जो है पहली बार के लिए इनॉग्रेट किया जा रहा है, अनवेल किया जा रहा है। एंड दिस इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए सोशल रिफॉर्मर, आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, तो यहाँ पे सभी के लिए कौन हो जाएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नाउ एज यू कैन सी हियर, कौन इनॉग्रेट कर रहे हैं? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ओके, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, ही विल बी फॉर्मली अनवेलिंग द स्टैचू। और वहाँ पे उनके जो पोते हैं, ग्रैंडसन का भी प्रेजेंस रहेगा, प्रकाश अम्बेडकर। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इवेंट। इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है दैट हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैचू। सो आंसर इज राम वंजी
Vanji Sutar and Anil, who is the son of Ram Vanji Sutar, Anil Ram Sutar. Okay, so Ram and Anil Ram. Please remember these two names because they are architect of this particular statue of Dr. B.R. Ambedkar, as well as, if you remember, the world's tallest statue of unity Gujarat में किनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 597 feet. So both the statues के आर्किटेक्ट के नेम्स आपको पूछा जा सकता है क्योंकि सेम है. सो राम एंड अनिल राम. ओके, सो फादर एंड सन. ओके, सो दे आर दी आर्किटेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैच्यू. अब ये स्टैच्यू जो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर साहब का जो स्टैच्यू यहाँ पे अनवेल किया है, वो स्टैच्यू किससे बनाया गया है, ब्रोंज एंड स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है. ध्यान रखिएगा, ब्रोंज एंड स्टेनलेस स्टील. ओके, सो दिस मच इन्फॉर्मेशन विल बी इनफ. एक और चीज़ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछा जा सकता है, दैट इज़ योर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेच्यू आई एम टेलिंग यू. ओके, इसके अलावा क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं, लाइक उनके लिखे बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. व्हेन डिड ही गेट भारत रत्न अवार्ड, तो 1990 में भारत रत्न अवार्ड पोस्टुमसली मिला, तो ऑब्वियसली आफ्टर डेथ यहाँ पे मिला. तो वो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, कौन कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है एक्सेट्रा. बट अबाउट दिस स्टैच्यू दिस मच इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर. ओके, आगे चलते हैं. लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज. लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड गोवा, तो वहाँ से मैंने रिटर्न टिकट काटा ही था मैंगलोर से, क्योंकि वहाँ पे मैंगलोर में ये जो बायोल्यूमिनेंस है उस समय देखने को मिल रहे थे. सो दिस लाइट दैट यू कैन सी इन द ओशन, नो, ये लाइट्स आपके हैं बायोल्यूमिनेंस. सो दीज आर seen for the first time in a longer stretch of the ocean. देखिए कितने स्ट्रेच तक ये आपको लाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. इतना सुंदर सा ये इमेज है, इसमें ड्रॉ भी नहीं करेंगे. सो दीज आर दी बायोल्यूमिनेंस. ओके, और ये अभी रिसेंटली कहाँ पे देखने को मिला है, भीमिली नियर विशाखापट्टनम, यहाँ पे देखने को मिला है. ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि बायोल्यूमिनेंस है. इसमें होता क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यू नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल है, एक ही सेल जिसमें सिंगल सेल का ये पूरा ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन बींग्स में तो क्या है, सेल से बन के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ह्यूमन बींग बना है. पर ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि है डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स का ये पर्टिकुलर लाइट है. तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड. व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड दे प्रोड्यूस दिस लाइट विच इज़ योर बायोल्यूमिनेंस. ओके, सो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे एक लॉन्गर स्ट्रिप में इसको अभी वाइजैक के पास डिस्कवर किया गया है. इसी को टाइटल दिया गया है ऑरोरा ऑफ द सी. वैसे ऑरोरा किधर होता है, जो आपका सन का सोलर फ्लेम आर्कटिक रीजन में जाके जो लोग नॉर्वे वगैरह कंट्रीज से जो दिखता है, तो वो एक स्काई में देखा जाता है इस तरीके का लाइट. पर क्योंकि ये समुंदर में देखा जा रहा है तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है ऑरोरा ऑफ द सी. अब आते हैं मेंस क्वेश्चन में. फिलहाल आप क्वेश्चन थोड़ा देर इसको प्रोसेस कीजिए, हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज ही के सेशन में. ये हमारा आज का क्लास में डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है. द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर अ colonial legacy and confer arbitrary powers on the state was in news recently. इसको मैंने as it is न्यूज़पेपर से उठाया है. as it is न्यूज़पेपर में आपका छपा है that Supreme Court observed that preventive detention laws are colonial legacy. ये न्यूज़पेपर में एज इट इज़ आया. क्या कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को कि नेगेटिव कहा गया है, कॉलोनियल लीगेसी है कहा गया है. मतलब क्या, पहले जब ब्रिटिश राज में हम लोग ब्रिटिश रूल के पीरियड में जो फ्रीडम फाइटर्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे तो उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता था इसे एक हथियार की तरह कि हम तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं. ठीक है, अब उसके लिए जानना पड़ेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है.
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली दो तरीके का, डिटेंशन मतलब एक इंसान के लिबर्टी को रोक लेना, उसको कहीं बंद कर देना, ठीक है, तो ये आपने उसको क्या कर दिया, डिटेंड कर दिया है, ठीक है, या तो सरल भाषा में आप अरेस्ट के तरीके से इसको समझे कि अरेस्ट कर दिया, पर उसके लिए तो वारंट चाहिए, है ना, और विद इन 24 आवर्स हैज़ टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, यस और नो। लेकिन यहाँ पे हेबियस कॉर्पस के जगह पे क्या लगता है, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन लगता है तो आप क्राइम होने से पहले भी किसी को डिटेन करके रख सकते हो ताकि वो उस एक्ट को करे ही ना, तो इसे एज अ हथियार ब्रिटिश पीरियड में यूज़ किया जाता था। आज के समय में इसका क्या संदर्भ है, क्या इसे आर्बिट्ररी पावर के हिसाब से स्टेट यूज़ कर रहा है, ये न्यूज़ में रिसेंटली रहा है, हम इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दी सेफगार्ड्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑन इंडियाज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, ओके, तो इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले बाकी न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं। गुड्स एक्सपोर्ट्स ग्रू 6%, इम्पोर्ट 16.5%, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अभी 22-23 में कितना ग्रो हुआ है, 6% ग्रो हुआ है एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा क्या ग्रो हुआ है, इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, 16.5% ग्रो हुआ है, ठीक है। मंथली एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉर द 4th टाइम इन 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने में ये 4th टाइम है इन 6 मंथ्स, 6 महीने में 4th टाइम है कि जब हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो ड्रॉप हुए हैं। दिस इज़ अ मेजर कंसर्न। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड्स ही आपके लगभग स्टेगनेंट जैसा हो गया है, तो बिकॉज ऑफ द यू कैन से रिड्यूसिंग और फेल्टरिंग और फॉलिंग ग्लोबल demands, that is why this is happening, okay। तो goods trade deficit for 22-23 rose almost 40% from previous year, तो यहाँ पे जो टोटल ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो डेफिसिट है वो लगभग 40% इंक्रीज हुआ है। इस ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका इस ग्राफ में ही दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आप इधर देखिए, ये एक्सपोर्ट्स है, ये इम्पोर्ट है और ये डेफिसिट है, तो जहाँ हम लोग यहाँ पे ये फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए है, ये 23 के लिए है, तो ये देखिए 22 में हमारे जितने एक्सपोर्ट्स थे उसमें 22 से 23 में थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इम्पोर्ट देखिए, इम्पोर्ट हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। दूसरा चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे इम्पोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस केस में हम लोग इम्पोर्ट 714 माइनस एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कितना है 447, तो लगभग कितना हो गया, हटे 10 साड़ी हटे गल एक, so 7 8 9 10 11 1 हटे गल एक, किमान देखो इट विल बी अराउंड 267, तो ये पॉइंट्स मैंने कंसिडर नहीं किया इसीलिए इधर 266 आया, इधर 267, तो प्लस माइनस यहाँ पे जो डेफिसिट है, जो गैप है, वो इतना हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। अगर यही हम लोग का एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है ना, इस ग्राफ में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता और अगर इंपोर्ट कम होता तो हम लोग उतना किस पे चल रहे होते, ट्रेड सरप्लस में चल रहे होते, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इस साल का, देखिए फॉर एग्जांपल 2023 का, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट पे चलना अच्छा होता है कि सरप्लस में, अगर यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हम लोग देखें इस साल का तो 40% यहाँ पे हम लोग डेफिसिट पे चल रहे हैं, परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे तो 40% आ जाएगा। वही पिछले बार का अगर हम देखें तो पिछले बार के हिसाब से इस साल का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो 40% यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 2023 में आपका डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, ओके। इकोनॉमी में कौन सा अच्छा होता है, पॉजिटिव सरप्लस अच्छा होता है, पर सरप्लस ना भी है तो फिर एटलीस्ट डेफिसिट्स को कम होना चाहिए, समय से समय बढ़ते नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैन्युफैक्चर इंडिया में करने के लिए मेक इन इंडिया, इन सब चीज़ों में इतना जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव देखिए यहाँ पे जूस, व्हाट इज जूस, दिस इज जुपिटर IC, JU जुपिटर के लिए I फॉर IC और उसके बाद ये C यहाँ पे देखिए IC, उसके बाद मून्स एक्सप्लोरर, ओके। सो जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर एज द नेम इंडिकेट्स, नेम समझ में आया, बहुत आसान है। देखिए जुपिटर
जुपिटर क्या है? एक प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या है? इनर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट्स कौन है? आउटर प्लैनेट्स कौन है? जस्ट शो अस 9, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो पहले प्लैनेट था, अभी डॉर्फ प्लैनेट है। तो ये देखिए यहाँ पे जो जुपिटर है, उस जुपिटर के भी मून्स है। मून क्या होता है? मून बेसिकली जैसे अर्थ के केस में हम लोग एक ही इससे पहले मर्क्यूरी और वीनस का कोई नेचुरल मून है ही नहीं, यानी कि कोई नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं। अर्थ का जो सैटेलाइट है उसे हम कहते हैं मून। ओके, अर्थ के सैटेलाइट को मून कहते हैं। अब उसी तरीके से जुपिटर के पास 75 आपके सैटेलाइट्स है, जिसमें से जो सारे सैटेलाइट्स में से सबके पास जो जो सैटेलाइट है उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? गैनीमीडी। गैनीमीडी। और यहाँ पे जुपिटर के 75 सैटेलाइट्स में से 3 नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर 3 मून्स का यहाँ पे स्टडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? लॉन्च किया जा रहा है। किसे? एरियन 5 रॉकेट फ्रेंच गुयाना से यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। किस लिए? जुपिटर और उसके 75 में से 3 मून्स, जो कि है गैनीमीडी, जो वैसे भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट नेचुरल मून है। सभी प्लैनेट के पास जो मून्स है उसमें से लार्जेस्ट है, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ओके, सो जुपिटर एंड इट्स 3 इंपॉर्टेंट मून्स के स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। कब ये धरती से कब इसको लॉन्च किया जा रहा है? अप्रैल 2023। कितना साल लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए? इट विल टेक 8 years जर्नी टू रीच देयर। ठीक है, 8 years मतलब कब पहुँचेगा? 23 से आप हिसाब करेंगे तो यहाँ पे 33 पहुँच जाएंगे, -2 31। 2031 में जुपिटर में ये अराइव हो जाएगा। ठीक है, एंड एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कौन सा एजेंसी इसे लॉन्च कर रहा है? जैसे इंडिया में क्या है? इसरो है ना, यूएस में क्या है? नासा, वैसे यूरोप में क्या है? ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसे कौन लॉन्च कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसे लॉन्च कर रहा है। किसके तहत? कॉस्मिक विजन 2015-2025 प्रोग्राम के तहत। कॉस्मिक विजन 2015-2025 के तहत इसे लॉन्च किया जा रहा है। सिंपल है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? जैसे इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ना, वैसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर ईएसए लॉन्च कर रहा है एक नया मिशन जिसका नाम है जूस मिशन, मतलब जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन, जिसमें कि क्या होगा? जुपिटर और उसके 3 सैटेलाइट गैनीमीडी, कैलिस्टो और यूरोपा का एक्सप्लोर किया जाएगा। क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा ये जो आईसी मून्स कहा गया है ना, मतलब प्रोबेबली देयर इज़ योर वाटर। यहाँ पे वाटर है तो चांसेस क्या है? अगर कुछ भी फॉर्म ऑफ वाटर है तो हैबिटेट होने का चांस है कि नहीं? कुछ भी हैबिटेशन यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? तो यही जानना यहाँ पे जो है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ है और अगर एनी फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज़ अवेलेबल देन प्रोबेबली लाइट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। जो गैनीमीडी है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसीलिए स्टडी और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। क्या ये जो मिशन है वो लाइफ प्रॉपर डिटेक्ट करके बोल देगा हाँ लाइफ है कि नहीं है? तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि लाइफ है कि नहीं है, एग्जैक्टली बोल देगा, लेकिन लाइफ सस्टेन करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, इसके बारे में इधर ये पता करेगा। इससे पहले क्या नासा ने भी कोई ऐसा कोई काम किया है? तो एक तो गैलीलियो करके एक मिशन इससे पहले किया था, और एक जूनो इसमें लेटेस्ट है। 2016 को जूनो जो है वो नासा के द्वारा भेजा गया था, एंड दैट इज़ ऑलरेडी देयर। ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी शुड नो अबाउट जुपिटर। इंडिया का क्या हम लोग का ख्वाहिश है? एक तो हम लोग मैन्ड मिशन कर रहे हैं, फर्स्ट मैन्ड मिशन, ठीक है, और उसके साथ साथ इतनी सी क्या चाहिए? स्पेस स्टेशन चाहिए, स्पेस स्टेशन। और स्पेस स्टेशन में 20 दिन के आसपास जो है रह के जो भी ग्रेविटी में काम नहीं कर सकते वो काम उधर करना है।
और एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करना है, कोई लाइफ फॉर्म है कि नहीं है देखना है, और साथ ही साथ वीनस और सन तक का यहाँ पे स्टडी अपन को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देश अभी लाइफ का खोज में या फिर कम से कम हैबिटेबल कंडीशंस है कि नहीं है, यहाँ तक अभी हम लोग पहुँचना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यू सी इन दिस आर्टिकल द बिश्नोई कम्युनिटी। अब देखिए इस आर्टिकल को सरल भाषा में समझते हैं। राजस्थान में आपने पहले भी देखा होगा सोलर पैनल्स बहुत जगह लगाए गए थे। सोलर पैनल्स तो वो काफ़ी हद तक वो आप कहिए एक पूरा का पूरा शहर चलने लायक, हाँ, छोटा मोटा एक पूरा शहर चलने लायक वहाँ से एनर्जी जनरेट होता है। तो इसके बाद अभी जो है वहाँ पे और इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ है जो कि गवर्नमेंट से परमिशन मांग रही है कि हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर बहुत बड़े एरिया में अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें जो पहले से ये ट्रीज़ इस तरीके से लगे हुए हैं तो उसको कट डाउन करना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी देखिए वहाँ पे एनवायरनमेंट एक कंसर्न पहले से है, उसके ऊपर और अगर आप ट्रीज़ को काट देंगे तो एनवायरनमेंट और ज़्यादा वहाँ पे कंसर्न बन जाता है। तो एक हिस्टोरिकली जो नेचर के साथ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बिलीव करते हुए, फॉरेस्ट पे बिलीव करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं वो है बिश्नोई कम्युनिटी। तो अभी बिश्नोई कम्युनिटी वो नहीं चाहती है कि इन पेड़ों को काटा जाए। मोरोवर ये जो ट्री है, ये आपने पहले भी सुना होगा खेजरी ट्री, तो खेजरी ट्री के साथ उनका एक अलग रिश्ता है, तो इसीलिए उनको इन पेड़ों को काटा जाना वो उन कम्युनिटी को बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं भाता है, तो इसीलिए दे आर ऑपोजिंग टू दिस। देखिए हर एक कम्युनिटी का एक एनवायरनमेंट के साथ एक रिश्ता होता है। जैसे हमने अरुणाचल में देखा था इन केस ऑफ द टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पे टाइगर को एज एन एल्डर ब्रदर माना जा रहा है माइथोलॉजिकली। तो सो मच सो दैट वो हिस्टोरिकल वे ऑफ कंजर्वेशन पे बिलीव कर रहे हैं। मोरोवर उसके साथ साथ द नेटिव्स आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, वो वहाँ से अपना सर्वाइवल भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमने आज मेंस क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है उसी को ध्यान में रखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से ईयर चला गया। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे आपका ईयर नहीं आया, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का क्वेश्चन है। ओके, सो नंबर 1 इज द डिटेन पर्सन हैज़ नो राइट्स other than those mentioned in clause 4 and 5 of article 22 of the Constitution of India. Article 22 of the Constitution of India क्या है? Arrest and detention, है ना? तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो किस हिसाब से राइट्स रहेगा? 22 के अंदर के हिसाब से राइट्स रहेगा। द डिटेन पर्सन हैज़ अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही was already in jail when the detention order was passed. अगर कोई पहले से जेल में ही है जब वो ऑर्डर पास किया तो आप डबल एक ही चीज़ को नहीं कर सकते हो, तो आप किस बेसिस में फिर आप ये प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टार्ट कर रहे हो? तो पर्सन हैज़ अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन इफ ही इज ऑलरेडी इन जेल ड्यूरिंग दैट पीरियड, सो येस दिस इज करेक्ट। द डिटेन पर्सन कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट he has been in prison beyond 24 hours without an order of the magistrate. ये कर सकते हैं क्या? देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, वैसे तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर चाहिए होता है, अरेस्ट एंड देन हेबस कॉर्पस दैट यू मे हैव द बॉडी विद इन 24 hours हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ योर द if there is no court then in that case the district magistrate. okay, लेकिन इस केस में देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में CRPC में एक आपका प्रोविज़न है 151 के तहत, जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते विदाउट ऑर्डर। सो द आंसर इज द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट, ये कौन सा प्रोविज़न में है? CRPC 151। सो 3 इज नॉट करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
1 and 2 ओनली, क्योंकि 3 जो है वो आपका CRPC 151 में है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के अरेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस आर अ colonial legacy and confer arbitrary powers on the state was in news recently. What are the safeguards and procedures on India's preventive detention laws? तो सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन मतलब एक इंसान को, जैसे हम लोग अरेस्ट करना बोलते हैं ना, पकड़ के बांध के रखना जैसा, तो डिटेंशन बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है। एक प्यूनिटिव मतलब पनिश करने के लिए जब हो गया काम उसके बाद, और दूसरा प्रिवेंटिव कि मान लीजिए यहाँ से कुछ एक आपका मैं ये एक ऐसे समझने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक यहाँ से कुछ प्रोसेशन निकलने वाला है, हर बार 2 ही बंदे हैं जो ऐसे हर साल इस प्रोसेशन को डिस्टर्ब करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ भी हिंसा में लुप्त होते हैं, ये एंगेज होते हैं। हर साल यही 2 लोगों का नाम काफ़ी सालों से आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे पुलिस ने, ऑफिसर ने यहाँ पे सोचा कि इस बार ताकि ये दंगे ना करे, मैं पहले से इन दोनों को डिटेन कर लेता हूँ। तो वो लोग अगर बोले कि नहीं साहब हमने तो नहीं किया है, हम तो नहीं कुछ यहाँ पे दंगा फसाद करना चाह रहे, पर हर साल आप करते हो ना, तो आपका नाम एवरी ईयर इट इज़ देयर, तो इस बार भी प्रोबेबली आप लोग करोगे, तो पहले से ही मैंने उनको क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया कि प्रोसेशन हो जाए उसके बाद तुमको छोड़ देंगे। या फिर सूत्रों से खबर मिला कि ये लोग ऐसा करने वाले इस साल, तब इस काम को किया। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ स्टडी, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आसान बनाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कि काम कुछ यहाँ पे गलत हो भी नहीं गया है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन उससे पहले भी आपने अरेस्ट किया। तो ये पहले किस लिए किया जाता था कॉलोनियल पीरियड में, कि आज जो है लोग प्रोसेशन करने वाले हैं, चलो आज जो है कॉलोनियल लीग में फ्रीडम फाइटर्स को पहले ही बंद कर दे, कि ये लोग पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ध्यान नहीं दिया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट होने से पहले ही सबको रातों रात गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से कॉलोनियल लीगेसी के पीरियड में इसको यूज़ किया जाता था। तो ये आर्बिट्ररी एक पावर दे देता है कि कभी हो सकता है, बिना इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसलिए तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो देखिए इसमें हम कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और इसके साथ साथ आर्टिकल 22 दैट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो इसके तहत एक इंडिविजुअल को क्या मिलता है, ये फंडामेंटल राइट, ये जीएस पेपर 2 फंडामेंटल राइट का ये आपका टॉपिक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिविजुअल के पास ये सारे राइट्स होते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एक इंडिविजुअल को यहाँ पे पहले से रहता है। ठीक है, हालांकि उसके बाद भी अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कॉलोनियल लीगेसी के बारे में। तभी एट प्रेजेंट इसे क्यों किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों ये तब भी आपका चल रहा है, क्योंकि नंबर 1 फॉर सिक्योरिटी कंसर्न, कभी कभी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसे आपका करना पड़ता है, तो इसीलिए ये स्टिल अभी भी कंटिन्यूड है। हालांकि इट इज़ एट ए डिबेटेबल स्टेज एज ऑफ नाउ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि कॉलोनियल लीगेसी और मिसयूज बाय द स्टेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना कि कोई प्रोसेशन यहाँ से जा रहा है तो उसको जानबूझ के हर साल डिस्टर्ब करना, तो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए हो सकता है। नंबर 3 फॉरेन अफेयर्स में कभी भी मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंडिया से क्रॉस बॉर्डर हर बार किसी का नाम आता है इन केस ऑफ ड्रग डीलिंग और इन केस ऑफ ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, तो ये सभी चीज़ों में। नंबर 4 कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस के साथ साथ कोई भी आपका प्रोसेशन हो गया या फिर कोई भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और वहाँ पे पक्का हर साल जो है यहाँ पे दिक्कत करने वाला, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम। तो कभी भी अगर बेसिकली फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, अगर आप ध्यान रखेंगे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, 2 शब्दों में। अब देखिए पीस एंड सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर कोई जाके किसी का अगर यहाँ पे किसी को डिटेंड अगर किया जा रहा है फॉर दैट मैटर, तो फिर उसको कितना सज़ा, यहाँ पे कितने समय के लिए आप डिटेन करके रख सकते हैं। सो अ पर्सन कैन बी डिटेन टिल अ पीरियड ऑफ
3 मंथ्स। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लगता है ये कितने पीरियड के लिए लगता है, ये 3 मंथ्स के लिए लगता है। यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था कब का था, 42nd था, 4+2 1976, 4+2 6, 44 कब का था, 4+4 1978 का। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 था उसके तहत इसको 3 महीने से रिड्यूस करके 2 महीने कर दिया गया था। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी अगर आपको ये पूछे कि 44th से कितना किया गया था तो 3 से 2 किया गया था, लेकिन अभी कितना है, कितने पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है 3 पे ही। सो 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के ज़्यादा कर ही नहीं सकते क्या डिटेन? यस, कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट अप्लाई? टर्म एंड कंडीशन उसमें ये है कि एक एडवाइजरी बॉडी रहेगा। एडवाइजरी बॉडी अगर इसको एडवाइस करता है, तो जो भी एडवाइजरी यहाँ पे बोर्ड रहेगा, इफ़ दे आर सेइंग दैट मोर देन 3 मंथ्स डिटेंशन इस केस में हो सकता है, ओनली इन दैट केस इफ़ द रिपोर्ट हैज़ सफिशिएंट ग्राउंड्स जिस पे बेस्ड आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर रहे हो, तो फिर ये डिटेंशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमें यहाँ से देखना था प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं मैप ऑफ द डे। यहाँ पे देखिए ये इंडिया का, दिस इज योर इंडियाज पार्ट, और ये बंगाल का खाड़ी वाला पार्ट, यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट का, और इधर से बांग्लादेश का ये वाला पार्ट, ये इंडिया का बंगाल का खाड़ी वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको ग्रीनरी वाला जो रीजन दिख रहा है, दिस इज योर सुंदरबंस। ओके, नाउ सुंदरबंस क्या है? दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। कौन इसे फॉर्म कर रही है? देखिए नदी इस तरीके से बह के लास्ट में जाके कहा समुंदर में मिल जाती है, तो यहाँ पे नदी समुंदर में मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म कर रही है। कौन कौन से रिवर? इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा। वैसे गंगा इंडिया से जब बांग्लादेश यहाँ पे जब आ जाती है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज पद्मा। ओके, और फिर नेक्स्ट इज किस नाम से जाना जाता है? एक तो बराक वैली वाला स्ट्रीम भी आता है, नेक्स्ट इज जमुना। तो अगर आपको ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र ना दिखे तो पद्मा जमुना दिख सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एज वेल एज द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर्स से बना हुआ डेल्टा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पे। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जो नॉर्मल पेड़ होता है उसका ज़मीन के अंदर ऐसे रूट्स होते हैं, राइट। जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके फ्लोटिंग रूट्स होते हैं। फ्लोटिंग रूट्स मतलब क्या कि यहाँ पे तो खारा पानी है, तो ये जो रूट्स है वो आपको ऐसे ऊपर इस तरीके से, ऐसे आपको ऊपर भी ऐसे रूट्स देखने को मिलेंगे मैंग्रोव्स के। तो ये आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। मैंग्रोव का एक इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ये रहता है कि जो भी यहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहेंगे, जो भी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा, मोस्ट ऑफ देम विल प्रिफेर दिस एज अ सेफ साइट फॉर हैबिटेट, फूड, लेइंग एग्स फॉर द यंग वंस। तो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे जो लाइफ है, मेराइन लाइफ एज वेल एज यहाँ पे जो लाइफ का प्रोसेस है वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में, और साथ ही साथ इट कॉन्स्टिट्यूट अ कोर रीजन विद इन द टाइगर रिजर्व, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1987 में। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क। It is also designated as a biosphere reserve by UNESCO in 2001, and most importantly अभी रामसार कन्वेंशन में भी ये है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। असम के अंदर कौन सा रामसार साइट है? असम के अंदर है आपका रामसार साइट, बताइए, दीपोर बिल है, और गोटे नॉर्थ ईस्टत 4খন আছে। কোন 4খন আছে কমেন্ট কৰি কিনে জনাব পাৰে, ঠিক আছে। So this is also the habitat of the Royal Bengal tigers. Now let us come to table of the day. Here is a very important question जहाँ बहुत लोग confuse हो जाते हैं। देखिए इसको ध्यान से,
अगर पूछे इनमें से कौन सा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, तो आपको साफ दिख रहा है हाँ इंडस रिवर सिस्टम इनमें से, फॉर एग्जांपल इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना दिया हुआ है, तो कौन सा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है? आंसर इज इंडस रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट। बट इफ द क्वेश्चन इज इंडिया के अंदर लेंथ को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा लार्जेस्ट रिवर है, तब आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। I have seen many students getting confused in this, so please note, लेंथ इन इंडिया के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर इज गंगा। क्या गंगा रिवर सिस्टम से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का टोटल लेंथ ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। क्या इंडस का उससे भी ज़्यादा है? यस। सो दिस इज द सीक्वेंस, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बट इन केस ऑफ इंडिया, लेंथ इन इंडिया if they are asking, then your number 1 is your Ganga, okay, then Indus and then Brahmaputra, okay. So please note this particular thing and do not get confused in this. अब आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। अभी न्यूज़ में काफ़ी समय से ये बना हुआ है और इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करने से, अगर आप, मैंने कल भी सिमिलर लाइन का एक अलग क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो जहाँ स्टेट है वहाँ पे गवर्नर, और अगर आपका यूनियन टेरिटरी है तो फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तो द क्वेश्चन इज वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब कौन? इलेक्ट आपने किसे किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो आपने इलेक्ट नहीं किया। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है ना, एनसीटी, नेशनल कैपिटल, तो फिर आपका जो दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर है उनका पावर्स, उनको किन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है? लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो ही इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। एंड अनदर इज यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय होम। तो ये जो यहाँ पे पावर टसल रहेगा ना, एक तरफ प्रेसिडेंट, एक तरफ गवर्नर, उसके बाद इधर प्राइम मिनिस्टर, इधर चीफ मिनिस्टर, तो ही इज़ इलेक्टेड। और ये जो पोजीशन है वो वहाँ से पॉलिटिकल टसल क्रिएट कर सकते हैं कि अगर दोनों पार्टीज अलग अलग है। तो ये आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से करना है और आप कमेंट में भी इसका आंसर शेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। वंस अगेन সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। হ্যাপি বিহু টু অল অফ ইউ। ওয়ান্স अगेन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।